ये तो कब है 1764 ठीक है। और मैसूर का पता है 82 ठीक है। देती है पोटेंशियल चौथा ठीक है। कौन आक्रमण किया टीपू सुल्तान पे जो हमारा 1799 ठीक है। पोर्टुगल के युद्ध में कौन हराता है अभी आप बताइए। ठीक है वो हराता है। आप बताइए मैडम हैदर अली की मृत्यु कब होती है 1792 ठीक है 1792। अब थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ मतलब चल क्या रहा है टॉपिक तो समझ आएगा। देखो प्रारंभ हो गई है हिंदुस्तान में भारत में हिंदुओं का शासन था ना। उसके बाद जब इस्लाम जहाँ से आना चालू किए इस्लाम धर्म मतलब जो मुस्लिम आज हम लोग देखते हैं तो वहाँ से मिडिवल हिस्ट्री चालू जाता है ठीक है। तो हिस्ट्री को इतिहास को 3 भागों में बांटते हैं अपने सुविधा के लिए पढ़ने की सुविधा के लिए। एक प्राचीन एंशियंट मध्यकालीन मिडिवल और एक आधुनिक ठीक है। तो हम लोग मध्यकालीन कर चुके हैं। आधुनिक कहाँ से स्टार्ट होता है तो जैसे अभी इंडिपेंडेंस डे मनाया 1947 को ठीक है। तो इससे पहले किसका गुलाम था भारत तो अंग्रेजों का गुलाम था। तो जहाँ से अंग्रेज आना चालू होते हैं भारत में वहाँ से हम लोग आधुनिक भारत पढ़ते हैं ठीक है। तो जब अंग्रेज आए पहले एक व्यापारिक कंपनी के रूप में आए यहाँ बंदरगाह में अपना फैक्ट्री स्थापित की ठीक है। यहाँ से व्यापार करते थे सामान वहाँ से लाके यहाँ बेचते थे यहाँ का सामान वहाँ बेचते थे ठीक है। पर धीरे धीरे क्या किया भारत में कब्जा करना चालू किया। तो सबसे पहले इधर बंगाल का क्षेत्र कब्जा किया ठीक है। तो बंगाल वाला टॉपिक पढ़ चुके हैं हम लोग। उसके बाद मैसूर राज्य ये मैसूर राज्य वाला टॉपिक पढ़ चुके हैं ठीक है। अभी चल रहा है पंजाब। पंजाब मतलब पाकिस्तान और हिंदुस्तान दोनों का पंजाब है। तो पंजाब की बात होगी तो सिर्फ भारत का पंजाब नहीं पाकिस्तान पंजाब ये भी शामिल होगी। तो पंजाब कब्जा करने से पहले उसकी थोड़ी सी पृष्ठभूमि तैयार करने के लिए पंजाब में क्या है 10 गुरु है ना सिखों में 10 गुरु है उसको गुरु को याद कराना। तो पहला गुरु नानक देव था ठीक है। अंगद दूसरा वाली का बेटा यहाँ का अंगद ठीक है। तीसरा अमर रहेगा। कैसे याद किए थे अमर को मतलब अमर रहेगा तो तीनों लोगों में रहेगा। तो तीसरा गुरु कौन अमरदास ठीक है। फिर रामदास राम भगवान लोग 4 भाई थे ठीक है। तो 4 भाई थे तो चौथा नंबर का रामदास ठीक है। अर्जुन लोग 5 पांडव थे तो अर्जुन देव कौन से गुरु होंगे 5वें ठीक। फिर गोविंद राय किशन करके हम लोग नाम याद किए थे गोविंद राय किशन। तो 6वां हर गोविंद 7वां हर राय 8वां हर किशन ठीक है। फिर तेग बहादुर और गुरु गोविंद सिंह इतना कल देख लिए थे। अब उसके अंदर क्या हम लोग कार्य किए और किस लिए प्रसिद्ध हुए ये चीज़ पढ़ना ठीक है। तो गुरु नानक देव के बारे ये सब लिख लियो ना ठीक है। गुरु नानक देव सबसे पहले क्या सिख धर्म के संस्थापक माना जाता है ठीक है। इसके बारे में इतना याद रखना कि सिख धर्म के संस्थापक थे इंग्लिश में बोलेंगे फाउंडर ठीक है फाउंडर ऑफ सिख रिलीजन। दूसरा क्या उनका जन्म तलवंडी में हुआ ये सब पाकिस्तान एरिया में ना। जन्म तलवंडी में हुआ 1469 में। मृत्यु हुआ करतारपुर में। और जो लंगर बढ़ता है देखियो गुरुद्वारा में लंगर वगैरह तो वो जो व्यवस्था थी लंगर को पंगत बुलाता है वो व्यवस्था किसने चालू की गुरु नानक देव ने। मतलब सब बैठ के खाएंगे साथ में मिलकर खाएंगे ठीक है। इससे क्या होगा भाईचारा की भावना पैदा होगी। तो 10 गुरु सबको लाइन से याद है बताइए 10 गुरु लाइन से। गुरु नानक अंगद अमरदास रामदास अर्जुन देव। इसके बाद कौन सा है अर्जुन देव हर गोविंद हर राय हर किशन ठीक है। उसके बाद तेग बहादुर गुरु गोविंद सिंह ठीक है। तो गुरु नानक देव में क्या पढ़ रहे हैं आप सिर्फ फैक्ट्स बता रहा हूँ। गुरु नानक देव में संस्थापक थे सिख धर्म के ठीक है। करतारपुर में उनकी मृत्यु हुई और जन्म कहाँ था तलवंडी ये सब पाकिस्तान एरिया है। इसका बर्थ ईयर पूछ दिया जाता है 1469 में पैदा हुए थे 1469 में। तो ये हम लोग को याद रखना है। और जो लंगर व्यवस्था है मतलब साथ में बैठ के खाने की व्यवस्था वो लंगर व्यवस्था किसने चालू की तो गुरु नानक देव ने। उसके बाद जो दूसरा अंगद देखे वो गुरु नानक देव का शिष्य था ठीक है। उसके बाद जो कौन गुरु बना सेकंड गुरु तो अंगद। इसका प्रारंभिक नाम लहरा था
इसको कोड वर्ड इक्वल टू लिखो, मतलब अंगद का नाम क्या था, लैना। पंजाबी भाषा की कभी लिपि देखिए और लिखा हुआ कैसे लिखा रहता है, ठीक है, तो उसको गुरुमुखी लिपि बोलते हैं। लिपि मतलब मालूम कोई आइडिया क्या होता है लिपि? लिपि मतलब जो होता है, जैसे देखो लिपि क्या होता है, जैसे हम लोग बोल रहे हैं जैसे क ख ग घ है, क को हिंदी में ऐसे दर्शाएंगे, इंग्लिश में बोले तो क ऐसे दर्शाएंगे वैसे, ठीक है। तो लिखने का तरीका लिपि बोला जाता है। जैसे अगर मैं अपना नाम लिखूं योगेंद्र, तो ये रोमन स्क्रिप्ट हो गया। इंग्लिश में जो लिखा जाता है उसको रोमन स्क्रिप्ट बोलते हैं, लिपि को स्क्रिप्ट बोला जाता है। ठीक है, योगेंद्र हिंदी में लिखूं तो ये ऐसे, हिंदी का कौन सा लिपि है? देवनागरी, ठीक है, देवनागरी लिपि में लिखा जाता है। तो योगेंद्र ये देवनागरी लिपि हो गया। अगर इसी को मैं गुरुमुखी लिपि में लिखूं तो ये गुरुमुखी लिपि हो गया, ठीक है। और ये अपना उर्दू लिपि। तो ये जो लिखने का तरीका है, योगेंद्र नाम एक ही चीज है, प्रोनाउंस एक ही चीज कर रहे हैं, योगेंद्र योगेंद्र योगेंद्र, लेकिन जो लिखने का तरीका है ये रोमन स्क्रिप्ट में ऐसे लिखेंगे, देवनागरी लिपि में इस तरीके से, गुरुमुखी लिपि ये हो गया, और ये उर्दू लिपि हो गई। उर्दू को नस्तारस लिपि में लिखा जाता है। ठीक, तो लिपि समझ आए क्या चीज़ है। तो सबसे पहले क्या देखें, गुरु नानक देव संस्थापक, जिनका जन्म कहाँ हुआ, तलवंडी में, ठीक है, 1469 में। करतारपुर में उनकी मृत्यु होती है। कौन सी व्यवस्था चालू की है ना, तो लंगर व्यवस्था को बोलेंगे सिस्टम, ठीक है, लंगर सिस्टम, लंगर व्यवस्था चालू की। फिर दूसरा क्या देखे, अंगद, ठीक है, उनका प्रारंभिक नाम क्या था, है ना, क्या आविष्कार किया, तो गुरुमुखी लिपि का आविष्कार किया। गुरुमुखी मतलब होता है गुरु के मुख से निकली हुई भाषा, ठीक है, तो गुरुमुखी मतलब होगा गुरु के मुख से निकली हुई भाषा। तो गुरुमुखी लिपि का आविष्कार किया। और जो लंगर गुरु नानक देव ने चलाया था वो क्या, उसको प्रॉपर तरीके से कोई फॉलो कर नहीं रहा था, कभी खा रहे कभी नहीं खा रहे साथ में बैठ के। तो इसको स्थायी बनाने का श्रेय जाता है किसको, गुरु अंगद को, ठीक है। तो क्या बोला, गुरु अंगद, जो गुरु नानक थे वो लंगर व्यवस्था चालू किए, लेकिन उसको स्थायी बनाने का श्रेय किसको जाता है, गुरु अंगद को। फिर तीसरे आते हैं अमरदास। ये अमरदास अकबर के समकालीन थे। अकबर हम लोग पढ़े मेडिकल हिस्ट्री में। तो अकबर सिख गुरुओं से प्रभावित हुए, है ना, तो उससे विचार विमर्श करने के लिए आते रहते थे। अमरदास की एक पुत्री थी बीबी भानी। तो अकबर आते हैं, अमरदास से मिलते हैं और उससे इतना प्रभावित होते हैं कि उसको 500 बीघा जमीन दे देते हैं। किसको, अमरदास की बेटी बीबी भानी को। अब यहाँ से लाइन से 4 फैक्ट आपको याद करा रहा हूँ। देखो, जो भूमि किसको दिया, अमरदास की बेटी बीबी भानी, ठीक है। उससे शादी कौन करता है, रामदास, ठीक है। तो रामदास अगला गुरु होता है उसका दामाद। तो रामदास क्या करता है, वो जो जगह दिया रहता है उसमें अमृतसर नगर बसाता है। अमृतसर कहाँ पे, पंजाब, ठीक है, अमृतसर शहर बसाता है। उस शहर में गोल्डन टेम्पल या हरमिंदर साहब गुरुद्वारा है, उसी को गोल्डन टेम्पल स्वर्ण मंदिर के नाम से जाना जाता है। तो वो उसका निर्माण करा है अर्जुन देव ने, और उसको फिर किलेबंदी किया किसने, हरगोविंद ने। तो क्या बोला, सबसे पहले अमरदास की बेटी बीबी भानी को 500 बीघा जमीन देता है, ठीक है। उस जमीन में हरमिंदर साहब का निर्माण कौन कराता है, हरमिंदर साहब गुरुद्वारा को बोलेंगे या गोल्डन टेम्पल। नेक्स्ट गुरु अर्जुन देव, ठीक है। फिर उसका किलेबंदी कौन कराता है, हरगोविंद। तो अमरदास की बेटी बीबी भानी को ये क्या दिया, 500 बीघा जमीन दिया। रामदास ने इसमें क्या किया, शहर बसाया, ठीक है। और अर्जुन देव ने क्या उसमें टेम्पल बनाया, हरमिंदर साहब जो गुरुद्वारा है वो बनाया, गोल्डन टेम्पल के नाम से जाना जाता है, स्वर्ण मंदिर। और हरगोविंद ने क्या किया, उसके किलेबंदी की, ठीक। अमरदास के बारे में इतना ही। रामदास के बारे में क्या है, गुरु पद पैतृक बना दिया। अब जैसे देखो, जैसे हर बार क्या होता है, जैसे प्रॉपर्टी के लिए डिस्प्यूट होता है, प्रॉपर्टी के लिए लड़ाई झगड़ा होता है, वैसे ही गुरु पद के लिए भी लड़ाई झगड़ा होना चालू हो गया। तो जो रामदास थे वो बोले कि अब सीधा सीधा ये पद जो है पैतृक हो जाएगा, मतलब अगर मेरा बेटा हुआ तो मेरे बाद गुरु कौन बनेगा, मेरा पुत्र बनेगा, ठीक है। तो इसका कोई और सिस्टम ना रख के क्या किए, इसको पैतृक बना दिया गुरु पद को। तो रामदास के बारे में इतना ही पढ़ा। फिर अर्जुन देव, अर्जुन देव किसके समकालीन थे, तो जहांगीर के। अकबर का बेटा कौन था, जहांगीर आया था। तो जहांगीर के शासनकाल में ही उसका बेटा एक खुसरो विद्रोह कर दिया था, मेडिवल हिस्ट्री में भी पढ़े, ठीक है। विद्रोह कर दिया था, तो वो क्या है, अर्जुन देव के पास चले गया संरक्षण प्राप्त करने के लिए, और उसको बोला कि हमको मदद कीजिए आर्थिक रूप से भी और सैनिक रूप से भी। तो अर्जुन देव उसका साथ दिया, उसको संरक्षण दिया। इस बात से कौन नाराज हो जाता है, जहांगीर, ठीक है। तो
तो जहांगीर एक संदेशा भिजवाता है अर्जुन देव को कि जो आपके दरबार में है मतलब कौन खुसरो उसको हमारे हवाले कर दीजिए। लेकिन अर्जुन बोलते हैं कि नहीं, ये सिख धर्म के खिलाफ है, मेहमान आए हैं और हम मेहमान को ऐसे हवाले नहीं कर सकते। तो अर्जुन देव को जो जहांगीर है क्या कर देता है, उसको फांसी पर टंगा देता है। ठीक है, तो अर्जुन देव के बारे में क्या लिखना है, एक अमृतसर में हरमिंदर साहब की निर्माण कराया, ठीक है, जिसको गोल्डन टेम्पल के नाम से जाना जाता है, स्वर्ण मंदिर, और जहांगीर द्वारा इसको मृत्युदंड दिया गया। अब अर्जुन देव के मन में एक ख्याल है कि अभी तो हम लोग गुरु लोग हैं ना, कब तक ये गुरु परंपरा चलेगी, तो कोई ऐसा नोट्स रहना चाहिए, ऐसी किताब रहना चाहिए जिसमें हमारे जो गुरु हैं उनकी वाणी अवेलेबल रहे, ठीक है, ताकि ये आगे चल के भी मार्गदर्शन का काम करें। ठीक है, जैसे कृष्ण ने अर्जुन को भगवद गीता तो बोल दिया, ठीक है, और वो भगवद गीता एक किताब के रूप में संकलित हो गई, ठीक, वो आज भी लोगों को गाइड कर रही है। ठीक उसी प्रकार जो गुरु नानक देव के जो वाणी थे वो सब हो गए, और उसके अलावा कबीर, रैदास और अलग अलग लोगों के सूफी संत, कुछ सूफी संत, इन लोग के जो अच्छे अच्छे वाणी हैं उनको आदि ग्रंथ में संकलित किया किसने, अर्जुन देव ने। ठीक है, तो आदि ग्रंथ समझ लो सिखों का एक प्रकार का गीता हो गया, बाइबल हो गया। ठीक है, तो आदि ग्रंथ की रचना किसने की, अर्जुन देव ने। इतना क्लियर। उसके बाद अपने आप को सच्चा बादशाह बोला था, ठीक है, अर्जुन देव सच्चा बादशाह के नाम से जाना जाता था। तो 5 हम लोग गुरु देखे अभी तक। सबसे पहले गुरु नानक देव, क्या पढ़ना उसके बारे में, कि संस्थापक थे, फाउंडर थे। ठीक है, पैदा कहाँ हुए, तलवंडी में 1469 में, मृत्यु कहाँ हुई, करतारपुर में, सारे पाकिस्तान में एरिया है। ठीक है, और एक व्यवस्था है लंगर व्यवस्था, जिसमें साथ में बैठ के खाया जाता है। भाईचारा भावना को बढ़ाने के लिए लंगर व्यवस्था का शुभारंभ किया। ठीक है, उस व्यवस्था को स्थायी किसने बनाया, अंगद ने। ठीक है, अंगद का प्रारंभिक नाम लहना था, है ना। उसके अलावा जो गुरुमुखी लिपि है, जो जिसको पंजाबी भाषा में लिखा जाता है, ठीक है, उस गुरुमुखी लिपि का आविष्कार किसने किया, अंगद ने। ठीक है, अंगद के बारे में इतना देखना। उसके अलावा तीसरे गुरु कौन थे, अमरदास। कैसे याद कराए थे, अमर है मतलब तीनों लोगों में अमर होंगे, ना कि एक लोक में, है ना। तो तीनों लोग से तीसरे गुरु थे। ठीक है, अमरदास के बारे में क्या याद करना है कि इसकी बेटी थी बीबी भानी है। तो इस बीबी भानी को अकबर आता है, अकबर अमरदास से प्रभावित होता है और उसकी बेटी को 500 बीघा जमीन दे देता है। उस जमीन में एक शहर बसाया जाता है, किसके द्वारा, रामदास के द्वारा। इसको क्या नाम दिया जाता है, अमृतसर। ठीक है, अमृत का शहर। तो अमृतसर नगर बसाया किसने, रामदास ने। उस अमृतसर नगर में अमृतसर का मंदिर, गोल्डन टेम्पल या गुरुद्वारा हरमंदिर साहब किसने निर्माण कराया, अर्जुन देव ने। और इसकी किलेबंदी की किसने, हरगोविंद। इसके अलावा जो गुरु पद था उसमें विवाद होना चालू हो गया धीरे धीरे कि कौन बनेगा। जैसे यहाँ पे इसके शिष्य बन गए अंगद, है ना, यहाँ पे अमरदास के दामाद बन गए रामदास गुरु। तो रामदास बोला कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं चलेगा, अब पैतृक बना दिया जाता है, अगर मेरी मृत्यु होगी तो मेरे बाद मेरा बेटा गुरु बनेगा। ठीक है, तो पैतृक पद बना दिया गया। इसके बाद अर्जुन देव सच्चा बादशाह बोला जाता था इसको। इसने क्या, आदि ग्रंथ की रचना की। ठीक है, आदि ग्रंथ में क्या, तो गुरु नानक देव के वाणी, कबीर के, रैदास के, जितने भी सूफी संत के अच्छे अच्छे जो वाणी थे, है ना, मॉरल जो वैल्यूज थे, वो सबको किसने संकलित किया गया, आदि ग्रंथ में। और बताया जहांगीर के द्वारा क्यों उसको फांसी दिया गया। तो जहांगीर का बेटा था खुसरो, वो जहांगीर के खिलाफ विद्रोह कर देता है। ये वीडियो लिस्ट में पढ़ चुके हैं। तो खुसरो जो है वो अर्जुन देव के संरक्षण में चले जाता है। अब जहांगीर उसको संदेशा भिजवाता है कि आप उसको हमारे हवाले कीजिए, लेकिन जो अर्जुन देव है उसको मना कर देता है। ठीक है, वीडियो चालू नहीं किया था क्या, चालू है, ठीक है। तो अर्जुन देव के मना करने पर उसको बुलाता है और फांसी पे टंगवा देता है। अब यहाँ से नेक्स्ट गुरु बनते हैं हरगोविंद, उसके बेटे। तो हरगोविंद को ये समझ आता है कि यार अहिंसा का अगर हम लोग पालन करेंगे तो ये सिख धर्म थोड़े दिन में ही खत्म हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं जो मुगल हैं और आसपास के और जो राजपूत हैं, इन लोगों से लोहा लेने के लिए क्या करना पड़ेगा, हम लोग जो ऐसे नॉर्मल फॉलोअर है वो सब ना करके उसको सैनिक शिक्षा देना चालू करना पड़ेगा, सैनिक बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो अगर हम लोग तलवार नहीं उठाएंगे, शस्त्र नहीं उठाएंगे, तो क्या कोई भी ऐसी आएगा हमारे गुरुओं को मार देना मतलब बहुत बड़ी बात है। यहाँ किसी धर्म गुरु, किसी पंडित के ऊपर कोई कमेंट कर दो, कितने लोग चले जाते थे वहाँ, तो उसके गुरु को ही मार दिया गया अर्जुन देव को। तो यहाँ से हरगोविंद ने क्या किया, सैनिक प्रशिक्षण देना चालू किया। जितने भी उसके शिष्य थे सभी को सैनिक प्रशिक्षण देना चालू किया। तो अगर एग्जाम में पूछा जाए कि सैन्य शिक्षा किसने प्रारंभ की या लड़ाकू किसने बनाया, सिखों को लड़ाकू किसने बनाया, तो हरगोविंद ने। क्यों बनाया, उसके गुरु को ही मार दिया गया अर्जुन देव को और कोई कुछ नहीं कर पाया। तो बोले कि अब कैपेबल रहेंगे तभी तो लड़ने जाएंगे। तो उसको क्या है, सैन्य शिक्षा प्रारंभ की, किसको, सारे सिखों को। तो जितने भी शिष्य थे उनको लड़ाकू किसने बनाया, एग्जाम में पूछा जाए तो हरगोविंद। ठीक है, और
अमृतसर नगर की किलेबंदी की। किलेबंदी करने का भी कारण था, कोई भी आ जा रहा है, कोई भी बाहर चले जा रहा है, ठीक है, तो किसी भी शत्रु का आक्रमण ना हो करके अमृतसर नगर की किलेबंदी कर दी। एक सिंहासन का निर्माण करा जिसको बोला जाता था अकाल तख्त। जैसे मयूर सिंहासन था, वैसे अकाल तख्त। अकाल मतलब होता है भगवान ईश्वर, तो अकाल बोला जाता है, तो ईश्वर तख्त का मतलब सिंहासन, ठीक है। तो अकाल तख्त का निर्माण करवाया किसने? हरगोविंद ने। तो सैन्य शिक्षा प्रारंभ की, इसलिए बोला लड़ाकू बनाना था ताकि लड़ सके मुगलों से, है ना। उसके बाद अमृतसर नगर की किलेबंदी की और अकाल तख्त का निर्माण करवाया। इतना क्लियर। उसके बाद हर राय हर किशन, इसके बारे में ज़्यादा कुछ फैक्ट्स याद नहीं रखने हम लोग को, लेकिन इसका क्रम जरूर याद रखेंगे। गोविंद राय किशन करके बताया था, तो गोविंद राय किशन, किशन तक कुछ याद नहीं है। तेग बहादुर मीडियम में पढ़ चुके हैं, औरंगजेब ने इसकी हत्या कर दी थी, ठीक है। क्यों हत्या की थी इसकी? इसको बुलाता तेग बहादुर को। तेग बहादुर और इसमें दोनों में जैसे शास्त्रार्थ चलता है ना, तो शास्त्र का युद्ध होता है, तो ये अपने सिख धर्म के बारे में बताता है, वो अपने इस्लाम धर्म के बारे में बताता है। लास्ट में औरंगजेब हार जाता है, ठीक है। औरंगजेब कई तर्कों को खंडित नहीं कर पाता, तो इससे इस बात से चिढ़ जाता है। फिर भी अल्टीमेटली उसको फोर्सफुली क्या बोलते हैं कि आप इस्लाम धर्म कबूल कीजिए, लेकिन तेग बहादुर से मना कर देता है और बोलता है कि मैं सर कटा लूँगा लेकिन तुम्हारी बात नहीं मानूंगा, सर कटा लूँगा लेकिन सर झुकाऊंगा नहीं। तो औरंगजेब सही में उसका सर कलम कर देता है, सर काट देता है, ठीक है। तो औरंगजेब ने हत्या की किसकी? तेग बहादुर को। एक कथन पूछा जाता है एग्जाम में, सर दाद सिर न दाद, किसकी कथन है? तो वह तेग बहादुर है। सर दाद सिर न दाद का मतलब हुआ मैंने सर कटा लिया लेकिन अपना रहस्य नहीं बताया, ठीक है। फिर गुरु गोविंद सिंह, सब 10 गुरु में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट गुरु गोविंद सिंह है। गुरु गोविंद सिंह को याद रखिएगा, इनका जन्म कब हुआ? 1666 में। नंबर याद रखना आसान है, 666, ठीक है। दो लोगों का जन्म पूछा जाता है, एक गुरु नानक देव जिसका जन्म हुआ 1469 में, और एक गुरु गोविंद सिंह जिसका जन्म हुआ 1666 में। तो बाकी लोग का नहीं लिखा है क्योंकि वो इम्पोर्टेंट नहीं है, पूछा नहीं जाता। तो गुरु गोविंद सिंह का जन्म हुआ 1666 में पटना में। इसने जैसे अमृतसर शहर कौन बसाया? तो रामदास ने। आनंदपुर नगर को किसने स्थापना किया? तो गुरु गोविंद सिंह ने। आनंदपुर पंजाब में है। अब जो खालसा पंथ सुने होंगे, खालसा पंथ, तो खालसा पंथ की स्थापना किसने की? गुरु गोविंद सिंह ने। उसके अलावा ये क्या किए कि देखो एक पहचान होना चाहिए। जैसे अगर छत्तीसगढ़ी में मान के चलिए, कोई साहू लिख रहा है, कोई वर्मा लिख रहा है, कोई पटेल लिख रहा है, कोई और कुछ सरनेम लिख रहा है, तो एक पहचान नहीं होती कि यार ये कौन से जाति के हैं, ठीक है छत्तीसगढ़। तो वैसे ही सिख धर्म को पहचान करने के लिए क्या किए कि जितने पुरुष हैं वो अपने सरनेम में क्या लिखेंगे? सिंह लिखेंगे, ठीक है। नाम के पीछे क्या जोड़ेंगे? सिंह। गुरु गोविंद सिंह, तेजेंद्र सिंह, सॉरी तेजेंद्र मतलब लड़के का नाम, तेजेंद्र कौर। लड़कियों को बोला कि आप कौर लिखिएगा और पुरुषों को बोला गया कि आप सरनेम में सिंह लिखेंगे, ठीक है। तो पूछा जाए कि सिंह और कौर की परंपरा किसने चालू की? तो गुरु गोविंद सिंह ने, ठीक है। ये क्या था? सरनेम जोड़ना था अपने नाम के पीछे सरनेम, ठीक है। तन्नू कौर, तेजेंद्र कौर, ठीक है। तो लड़कियों में कौर की सरनेम और लड़कों में सिंह का। इसके अलावा ये बोला कि जो सिख धर्म का कड़ाई से पालन कर रहा है उसको 5 का अनिवार्य रूप से धारण करना है। 5 का को 5 ककार भी बोला जाता है। ककार पहला केश, दूसरा कंगा, ठीक है। केश मतलब अपने केश नहीं कटाना है, बाल नहीं कटाना है, ठीक है। दूसरा कंगा है, देखना जैसे अगर वो चोटी बना रहे थे तो यहाँ पे एक कंगा लटकाया रहता है अगर देखो तो केश, कंगा, कच्चा। कच्चा मतलब एक समझिए जो फुटबॉल में छोटे छोटे चड्डा पहन के खेलते हैं उसको कच्चा हो जाता है, बैगी शॉर्ट्स। फिर कड़ा, लोहे का कड़ा। 5वां है कृपाण। कृपाण मतलब तलवार, मतलब छोटा तलवार, कृपाण हो जाता है। 5 प्रकार किसने अनिवार्य किया? गुरु गोविंद सिंह ने, ठीक है। केश, कंगा, कच्चा, कड़ा और कृपाण। फिर जो आदि ग्रंथ था, आते आते कुछ जो किताबें थी वो अव्यवस्थित हो गई, है ना। जो वाणी थी वो अव्यवस्थित हो गई। तो आदि ग्रंथ का फिर से संकलन किसने किया पूछा जाए तो गुरु गोविंद सिंह ने, ठीक है। आदि ग्रंथ की रचना किसने की? अर्जुन देव, ठीक है। लेकिन पुनः संकलन किसने किया? गुरु गोविंद सिंह। उसने कुछ और सूफी संत थे और किसी के धार्मिक बातें को इंक्लूड कर दिया, किसने? गुरु गोविंद सिंह। तो क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना, अगर ऑप्शन पूछा जाए आदि ग्रंथ का पुनः संकलन किसने किया तो गुरु गोविंद सिंह, ठीक है। कभी कभी एक क्वेश्चन में ये भी था आदि ग्रंथ की रचना किसने की और उसमें अर्जुन देव का नाम ही मेंशन नहीं था, तो वहाँ पे गुरु गोविंद सिंह था, तो गुरु गोविंद सिंह को ऑप्शन में ले लेना, ठीक। तो आदि ग्रंथ की रचना अर्जुन देव ने की लेकिन उसका पुनः संकलन किसने किया? गुरु गोविंद सिंह। फिर एक पठान और मुसलमान। देखो पठान जी अफगानिस्तान वाले लोग को पठान बुलाते ना, अफगानिस्तान मुसलमान को पठान बुलाते हैं। तो नांदेड़ में एक पठान थे, गुल खान, नाम मेंशन नहीं किया, याद रखो गुल खान नाम का पठान था। वो इन लोग कैंप बनाते रहते हैं, नांदेड़ मतलब महाराष्ट्र में है, नांदेड़ का एरिया, कैंप बना के रखे रहते हैं। वो गुल खान नाम एक पठान घुसता है और उसको उसके पीठ में चाकू घुसा देते हैं, किसके? लाल गुरु गोविंद सिंह।
उसके बाद उसकी मृत्यु हो जाती है कुछ दिन बाद। तो नांदेड़ में 1708 में एक पठान द्वारा हत्या कर दी गई। 1708 नहीं भी लिखोगे तो चल जाएगा। नांदेड़ में एक पठान द्वारा हत्या कर दी गई किसी गुरु गोविंद सिंह ने। इतना क्लियर हुआ। 10 गुरु के बारे में इतने फैक्ट्स हैं। 10 गुरु कौन कौन थे? पहला गुरु नानक देव, ठीक है। दूसरा अंगद, अमरदास, रामदास, अर्जुन देव, गोविंद राय किशन, तेग बहादुर और गुरु गोविंद सिंह, ठीक है। लंगर व्यवस्था किसने चालू की? गुरु नानक देव, ठीक है। जबकि इसको स्थायी किसने बनाया? अंगद ने, ठीक है। 500 बीघा जमीन किसको मिला? अमरदास की बेटी को, ठीक है, अमरदास की बेटी को। क्योंकि उसी जमीन में शहर किसने बनाया? अमृतसर शहर, तो रामदास, चौथे गुरु ने। तो 5वें गुरु ने उसमें मंदिर बनाया, 6वें गुरु ने उसमें किलेबंदी करना चालू कर दिया, ठीक है। इतना क्लियर हुआ। यहाँ तक किसी को कोई समस्या तो बताओ। खालसा पंथ समझ नहीं आता। खालसा पंथ तो जैसे एक धार्मिक संगठन है, समझ लीजिए, सिखों का, ठीक है। धार्मिक संगठन है प्रकार का। सर हरमिंदर साहब मंदिर से मंदिर है, गुरुद्वारा, जैसे शनि मंदिर, त्रिदर्शन मंदिर, ऐसा नाम रहता है ना। उसी गुरुद्वारा का नाम है हरमिंदर साहब, ठीक है। उसी को स्वर्ण मंदिर के नाम से जाना जाता है। उसके ऊपर पूरा प्लेटिंग जो है वो गोल्डन से किया गया है, ठीक। समझ आया ना कुछ टॉपिक के ऊपर से गया आया ना? तो धीरे धीरे कंटिन्यूटी में समझ आ जाएगा। टॉपिक थोड़ा सा स्टार्ट होता है, उनको ऐसा फीलिंग आता है कि कुछ छोटा है, कुछ छोटा है, ठीक है। और किसी को कोई दिक्कत नहीं? 10 मिनट का समय है, आप 10 मिनट में याद कर लीजिए इसको। पंच पियरा क्या होता है? सॉरी, पंच पियरा। पंच पियरा कुछ होता है? पंच पियर नहीं सुना। अब इसको लिख लिया क्या क्वेश्चन? ये इसको लिखना अनट्रिम्ड हेयर, अगर इंग्लिश में लिखना चाहो। अनट्रिम्ड हेयर। गंगा को वुडन कॉम्ब, वुडन कॉम्ब लकड़ी का कंगा। कच्छा को बैगी शॉर्ट्स, कड़ा को आयरन रिस्टलेट, रिस्ट बोलते हैं ना, WRIST, रिस्टलेट, आयरन रिस्टलेट। कृपान मतलब स्वर्ण। और कोई टर्मिनोलॉजी समझ नहीं आया तो पूछ लेना। किलेबंदी को फोर्टिफिकेशन बोलते हैं। याद है? सच्चा बादशाह गुरु गोविंद के रूप में। हाँ? सच्चा बादशाह गुरु गोविंद के सच्चा बादशाह अर्जुन देव है। अर्जुन देव का बादशाह का गुरु कंफर्म कर लूँगा, देख लूँगा। गुरुवाणी आता है, सिखों का रहता है, उसमें पढ़ा था अर्जुन देव बादशाह धर्म का, तो वहाँ से बताया। उसमें क्या है, जितने भी सिखों की अच्छी अच्छी वाणी है ना, वो सब दिया हुआ है उसमें। वहाँ लिखा हुआ सच्चा बादशाह। आदिग्रंथ की रचना, आदिग्रंथ की रचना लहरा किसका नाम था? ठीक है। चौथे गुरु रामदास, ठीक है। चौथे राम भगवान, 4 लोग शायद करना, राम नाम 4 भाई थे, ठीक है। अमरदास कौन से गुरु थे?
ठीक है, हमारे तीनों लोगों में हम इस तरीके से याद करेंगे। आदि ग्रंथ का पुनः संकलन किसने किया? गुरु गोविंद सिंह। गुरु गोविंद सिंह, ठीक है, जबकि उसकी रचना किसने की? अर्जुन देव ने। अगर बाई चांस अगर अर्जुन देव ऑप्शन में नहीं रहे तो गुरु गोविंद सिंह उसको ऑप्शन में ले आए। गुरु तेग बहादुर की हत्या किसने की? और अर्जुन देव की हत्या किसने की? जहांगीर की। पंजाबी कौन से लिपि में लिखी जाती है? गुरुमुखी, ठीक है। किसने आविष्कार किया? अंदर, ठीक है, गुरुमुखी भी अंदर में। इतना है तो इसके बाद देखो, इसके बाद क्या होता है, जब लास्ट में गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु का समय आता है तो क्या बोलते हैं, अब जो तुम लोग को गाइड करेगा कौन करेगा? आदि ग्रंथ ही करेगा, ठीक है। अब यही धर्म ग्रंथ तुम आपको गाइड करेगा, तो इसके आगे कोई गुरु नहीं होंगे, ठीक है। इस कारण 10वें गुरु के बाद गुरु पदों की संख्या समाप्त हो जाती है। तो अगर ऑप्शन में पूछे कि कितने गुरु थे तो टोटल 10 ही थे। लेकिन इसके बाद नेतृत्व करते हैं बंदा सिंह नाम का व्यक्ति रहता है, उसका प्रारंभिक नाम लक्ष्मण दास रहता है। तो बंदा सिंह जो सारे सिखों का लीडर बन जाता है, लेकिन वो गुरु पद धारण नहीं करता, ठीक है। तो कभी कभार कन्फ्यूजन होता है कि 11 गुरु थे कि 10 गुरु थे। तो गुरु केवल 10 थे। उसके बाद जो नेक्स्ट बंदा सिंह बहादुर वो आया, सिखों को लीड जरूर किया लेकिन वो गुरु पद धारण नहीं किया, ठीक। अब होता क्या है, गुरु गोविंद सिंह के 2 बेटे रहते, छोटे छोटे 5-6 साल के बच्चे, फतेह सिंह और जोरावर सिंह। ये कभी टीवी सीरियल या कहानी वगैरह में देखे होंगे। इसको एक मुगल फौजदार रहता है वजीर खान, तो ये दोनों बच्चे वहाँ जाके उनसे बहस कर लेते हैं, किसी बात को लेकर बहस हो जाता है। तो वजीर खान को दीवार में चिन्हवा देता है। चिन्हवाना मतलब समझता, दीवार पूरा उसके अंदर कैद कर देते, सफोकेशन से मृत्यु हो जाती है। तो वजीर खान क्या करता है, वो छोटे छोटे बच्चे 5 साल के बच्चे रहते हैं, उन लोगों को दीवार में चिन्हवा देता है, उनकी मृत्यु हो जाती है। इस बात का बदला बाद में कौन लेता है? बंदा सिंह बहादुर, ठीक है। बंदा बहादुर आगे आता है, उस वजीर सिंह को मार देता है, ठीक है। और बंदा बहादुर की हत्या गृहणीत कौर ने की थी। गृहणीत कौर मतलब कौन? फर्रुखसिंह, ठीक है। तो याद रहेगा, गुरु गोविंद सिंह के बच्चे फतेह सिंह और जोरावर सिंह, ठीक है, उसकी हत्या किसने की? वजीर खान ने। वजीर खान की हत्या किसने की? बंदा बहादुर ने। और बंदा बहादुर की हत्या किसने की? फर्रुखसिंह, ठीक है। तो जितना एग्जाम में आता है उतना पॉइंट बता दे रहा हूँ ना, बाकी इससे ज़्यादा कुछ पूछता नहीं है सिखों में। अब इसके बाद क्या हुआ, बंदा बहादुर जैसे ही मरता है फर्रुखसिंह उसको मरवा देता है। तो क्या है, कोई लीड करने वाला नहीं रहता, गुरु पद की भी जो प्रथा थी वो भी समाप्त हो गई थी। तो उसका बंदा बहादुर लीड कर रहा था, तो उसको भी मार दिया जाता है। तो जो सिख थे वो अलग अलग दल में विभाजित हो गए, ठीक है, विभिन्न दलों में विभाजित हो गए, विभिन्न दलों में विभाजित हो गए, ठीक। इसको फिर सभी टुकड़ियों को दल खालसा में विलय किया गया। दल खालसा जिसका नेतृत्व करता कौन था? जस्सा सिंह अहलूवालिया, JSA, लिखा दूंगा बाद में भी, सुनो, ठीक है। अलग अलग बंदा सिंह बहादुर के मरने के बाद कोई लीड करने वाला नहीं रहा, तो जो जितने सिख थे सब अलग अलग दल में विभाजित हो गए। उसको कौन एकजुट किया? तो जस्सा सिंह अहलूवालिया नाम का एक व्यक्ति था, वो उसको एकजुट किया, उसको दल खालसा का नाम दिया, ठीक है। दल मतलब ग्रुप होता है, ठीक है, खालसाओं का दल खालसा होता है। दल खालसा जस्सा सिंह अहलूवालिया ने इसको बनाया। ये दल खालसा बाद में जाके फिर अलग अलग 12 दलों में विभाजित हो गए, जिसको नाम दिया गया मिसल, ठीक है। ये दल खालसा का नेतृत्व करता कौन था? जस्सा सिंह अहलूवालिया। लेकिन बाद में कुछ विवाद हुआ और विवाद के चलते 12 अलग अलग मिसल में विभाजित हो गया, ठीक है। उसमें से एक मिसल था सुकर चकिया मिसल, जिसका राजा हुआ रणजीत सिंह। रणजीत सिंह सुने हुए नाम, ठीक है, राजा रणजीत सिंह। ये काम किसका नहीं था, ठीक है। तो ये बंदा बहादुर मरने के बाद सिखों को लीड करने वाला नहीं था, तो इस वजह से अलग अलग टुकड़ियों में बढ़ गई। उस टुकड़ियों को नेतृत्व करता कौन किया, ठीक है, तो अपना जस्सा सिंह अहलूवालिया, ठीक है, उसको दल खालसा में विलय किया गया। वो दल खालसा बाद में और विवाद हुआ और 12 अलग अलग मिसल में बढ़ गए। और उस मिसल में एक मिसल था सुकर चकिया मिसल, जिसका राजा हुआ बाद में रणजीत सिंह, ठीक है। तो उसमें 12 मिसल में एक ही मिसल को खोलना है, वो है सुकर चकिया मिसल। 11 मिसल के बारे में नहीं पूछा जाए। तो हेडिंग डाल लीजिए। और गोविंद सिंह के बाद इतना, इसके 2 बेटे थे, फतेह सिंह और जोरावर सिंह। फतेह सिंह और जोरावर सिंह, फतेह सिंह और जोरावर सिंह। इसको वजीर मुगल फौजदार वजीर खान ने दीवार में चिन्हवा दिया।
चिनवा दिए, चिनवा नहीं वजीर, मुगल फौजदार वजीर खान, मुगल फौजदार वजीर खान ने दीवार में चिनवा दिए। आगे लिखना, गुरु गोविंद सिंह के बाद, गुरु गोविंद सिंह के बाद गुरु परंपरा समाप्त हुई। वजीर खान को कौन मुगल फौजदार था, मारा किस फतेह सिंह और जोरावर सिंह को वजीर खान मारता है। आगे लिखाऊंगा उसको कौन मारता है। गुरु गोविंद सिंह, गुरु गोविंद सिंह के बाद गुरु परंपरा समाप्त हो गई, लेकिन सिखों का नेतृत्व सिक्स वर लेडेड बाय बंदा बहादुर, लेकिन सिखों का नेतृत्व किसने किया? बंदा बहादुर ने किया। गुरु गोविंद सिंह के बाद गुरु परंपरा समाप्त हो गई, लेकिन सिखों का नेतृत्व किसने किया? बंदा बहादुर ने। तो बंदा बहादुर के अंदर जो है इसका प्रारंभिक नाम था लक्ष्मण दास। बंदा बहादुर इज इक्वल टू लक्ष्मण दास। आगे इतना बंदा बहादुर ने वजीर खान की हत्या कर दी। बंदा बहादुर ने वजीर खान की हत्या कर दी और बंदा बहादुर की हत्या फर्रुख शेर ने कर दी। वजीर खान, बंदा बहादुर ने वजीर खान की हत्या कर दी और वजीर खान की हत्या, सॉरी, बंदा बहादुर ने वजीर खान की हत्या कर दी और बंदा बहादुर की हत्या फर्रुख शेर ने की। फिर आगे इतना बंदा बहादुर के बाद सिख अलग अलग दल में विभाजित हो गए। सिख अलग अलग दल में विभाजित हो गए। जिसको बाद में जस्सा सिंह अहलूवालिया ने, जस्सा सिंह अहलूवालिया ने दल खालसा में विलय किया। दल खालसा में विलय किया। जस्सा सिंह अहलूवालिया, जस्सा सिंह अहलूवालिया। जस्सा सिंह अहलूवालिया ने विलय किया। ठीक है, ये दल खालसा बाद में 12 मिसल में विभाजित हो जाते हैं। ये दल खालसा बाद में 12 मिसल में विभाजित हो जाते हैं। यहाँ क्या है? यह दल खालसा है, जो दल खालसा है ना, जिसका विलय किसने किया था? जस्सा सिंह अहलूवालिया ने। हाँ, तो ये दल खालसा 12 अलग मिसल में विभाजित हो जाते हैं, 12 मिसल में। उसमें से एक मिसल था सुकर चकिया, सुकर चकिया, यानी कि सुकर चकिया। सुकर चकिया मिसल।
फिर नेक्स्ट पॉइंट लिखना, सुकर चकिया मिसल में ही पंजाब के प्रसिद्ध शासक रणजीत सिंह का जन्म हुआ। सुकर चकिया मिसल में ही पंजाब के प्रसिद्ध शासक रणजीत सिंह का जन्म हुआ। कहाँ से? पंजाब की सुकर चकिया मिसल में पंजाब के प्रसिद्ध शासक रणजीत सिंह का जन्म हुआ। ये 12 मिसाल में सबसे शक्तिशाली मिसाल था कौन सा? सुकर चकिया मिसाल। इसमें जब राणा रणजीत सिंह आता है, एक आंख उसका नहीं दिखता, मतलब एक आंख से अंदर रहता हो, तो वो क्या करता है, बाकी अलग अलग मिसाल में हमला कर देता है। अभी जो पंजाब राज्य था, पंजाब मतलब भारत वाला पंजाब ही, मतलब यहाँ तक तो भारत का पंजाब है, पाकिस्तान में भी कुछ हिस्से आते हैं। तो ये जो सिख थे वो कहाँ पे बटे हुए थे? तो पूरा पाकिस्तान का हिस्सा, मतलब पेशावर, मुल्तान, है ना, लाहौर हो गया, अमृतसर हो गया, ठीक है, पंजाब हो गया। तो ये सारे जगहों में ये सिख अलग अलग बटे हुए थे। यही 12 मिसल अलग अलग जगह था। तो रणजीत सिंह आगे चल के बाकी मिसलों पे हमला करता है और वहाँ से उनका राज्य छीन लेता है, ठीक है। तो इसलिए राजा रणजीत सिंह जो है वो थोड़ा ज़्यादा फेमस होता है। इसी के टाइम में अमृतसर की एक संधि होती है, चार्ल्स मैटकॉफ, आगे पढ़ोगे 1809 में, आगे लिख लो, 1809 में, 1809 में रणजीत सिंह, महाराजा रणजीत सिंह महाराजा रणजीत सिंह एवं चार्ल्स मैटकॉफ के बीच 1809 में अमृतसर की संधि हुई। अमृतसर की संधि, ये संधि अमृतसर में हुई थी, इस कारण अमृतसर की संधि बोल दिया जाता है। राजा रणजीत सिंह की क्या है, धीरे धीरे पावर बढ़ते जा रही थी, है ना, अलग अलग राज्यों पे आक्रमण कर रहा था। उसके अलावा एक ऐसा टाइम आ गया कि अंग्रेज बाकी जगह कब्जा करने लगे। यहाँ बंगाल में पहले कब्जा हो चुका है, फिर मैसूर में, ठीक है। अब धीरे धीरे लोग पंजाब को भी हथियार कर रहे थे। लेकिन जो रणजीत सिंह रहता उस समय वो थोड़ा मजबूत रहता, तो इस कारण क्या है, वहाँ अंग्रेज उस पर कब्जा नहीं कर पाते। तो छोटे मोटे थोड़े बहुत लड़ाई होते रहते हैं। उसके बाद क्या होता है, दोनों में आपस में समझौता होता है कि ठीक है, लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं, सिर्फ आपके कुछ सैनिक मर रहे हैं, मेरे कुछ सैनिक मर रहे हैं, इस लड़ाई को यहीं पर रोको। तो इसलिए 1809 में चार्ल्स मैटकॉफ अंग्रेजों की तरफ से और रणजीत सिंह, ठीक है, सिखों की तरफ से, इन दोनों के बीच एक संधि होती है, अमृतसर की संधि, ठीक। वहाँ ये डिसाइड कर लेते हैं कि ठीक है, सतलज नदी के इस पार का एरिया आपका, उस पार का एरिया मेरा, वो सब मत लिखना। बाकी ये डिसाइड होता है कि ठीक है, लड़ाई झगड़ा कुछ नहीं होगा। अमृतसर की संधि के माध्यम से दोनों के बीच समझौता हो जाता है, ठीक है। अभी रणजीत सिंह के 2 प्रसिद्ध मंत्री थे, उसका नाम पूछा जाता है। पहला लिखना, एक विदेश मंत्री, विदेश मंत्री के आगे लिखना विदेश मंत्री, फॉरेन मिनिस्टर। नाम क्या, कैसे याद रखोगे तुम? अब कोई राजा किसको मंत्री पद देगा? जो अजीज होगा, ठीक है। विदेश मंत्री का पद किसको देगा? जो अजीज होगा। तो अजीज से याद रखना अजीजुद्दीन, फकीर अजीजुद्दीन, विदेश मंत्री फकीर अजीजुद्दीन, लिखो फकीर अजीजुद्दीन, ठीक है। और इसका वित्त मंत्री था, फाइनेंस मिनिस्टर, दीनानाथ। तो विदेश मंत्री फकीर अजीजुद्दीन और वित्त मंत्री कौन? दीनानाथ। अब जब रणजीत सिंह की मृत्यु होती है तब उसके बाद क्या सिख राज्य फिर वापस बढ़ना चालू जाते हैं।
उनकी शक्तियाँ कमज़ोर हो जाती है। उसके बाद जो शासक आते हैं वो उतने स्ट्रांग नहीं रहते हैं। तो एक शासक आगे चल के आता है दिलीप सिंह, महाराजा दिलीप सिंह। रणजीत सिंह का ही आगे अवसर जाता है महाराजा दिलीप सिंह। इस समय अंग्रेज बाकी जगह पर कब्जा कर चुके थे और थोड़ा पावरफुल हो गए थे। तो अंग्रेजों और सिखों के बीच दो युद्ध होता है, जिसको एंग्लो सिख वॉर बुलाया था, आंग्ल सिख युद्ध, ठीक है, एंग्लो सिख वॉर या फिर आंग्ल सिख युद्ध। तो दो बार युद्ध होता है, पहला 1845-46 में और दूसरा 1849 में, ठीक है। तो 45-46 में और 1849 में, ठीक है। तो इसका रणजीत सिंह का क्लोज करना और आगे लिखना। आंग्ल सिख युद्ध या एंग्लो सिख वॉर, आंग्ल सिख युद्ध या एंग्लो सिख वॉर। पहला लिखना प्रथम आंग्ल युद्ध, प्रथम आंग्ल सिख युद्ध 1845-46। जब ये युद्ध हुआ तो संधि से समाप्त हुई, जैसे हम लोग टीपू सुल्तान के 1845 से 1846 में पहला आंग्ल सिख युद्ध 45 से 46। जैसे टीपू सुल्तान और हैदर अली के टाइम में ट्रिक से याद किए थे, संधि समाप्त हुई थी, मामा श्री करके याद किए थे, मामा माँ से मद्रास, माँ से मंगलौर और श्री से श्रीरंगपट्टनम, ठीक है। इतना इसका याद रखना। लाभ, लाभ की संधि हुई तो ला से लाहौर और भा से भैरावल, ठीक है। लाभ करके याद रखना, ला से लाहौर। तो 1846 में एक संधि हुई, लाहौर की संधि, ठीक है। ब्रैकेट में लिख लेना मार्च 1846, मार्च 1846। भैरावल, एक लाहौर है एक भैरावल। लाभ करके याद रखेंगे, लाभ, ला से लाहौर, भा से भैरावल, ठीक है। और भैरावल हुआ दिसंबर 1946 में। इसका मंथ याद नहीं रखना है ना, बस याद रखना 1946 में दो संधि हुई, पहला हुआ लाहौर और दूसरा हुआ भैरावल। इसको मंथ इसलिए याद करा दिया ताकि क्रम याद रहे आपको, पहले लाहौर हुआ उसके बाद भैरावल की संधि, दिसंबर 1946 में, 1946 सॉरी 1846 का 1846। ठीक है। फिर दूसरा आंग्ल सिख युद्ध होता है 1849 में। इसका दूसरा आंग्ल सिख 1849 में। इसमें अपना इस युद्ध में सिख बुरी तरीके से पराजित हो जाते हैं। 1849 में सिख बुरी तरीके से पराजित हो जाते हैं। सिख शासक दिलीप सिंह, सिख शासक दिलीप सिंह को इंग्लैंड भेज दिया था पढ़ाई करने के लिए, इंग्लैंड भेज दिया था पढ़ाई करने के लिए, इंग्लैंड भेज दिया था पढ़ाई करने के लिए। इंग्लैंड भेज दिया था पढ़ाई करने के लिए, ठीक है। और 1849 में ही लॉर्ड डलहौजी ने, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड डलहौजी ने पंजाब को बिना अंग्रेज में कर लिया, अंग्रेजी शासन में कर लिया पंजाब का विलय कर लिया, पंजाब का अंग्रेजी शासन में विलय कर लिया। तो ये अपना पंजाब के बारे में पूरा था। एक शॉर्ट रिवीजन देखते हैं कैसे हो। देखो ये हमारा भारत देश, ठीक है। ये यहाँ से पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान, इराक, ये सब देश आते हैं। आप लोग देख लीजिएगा, शॉर्ट रिवीजन करा रहा हूँ। उसके बाद ये पूरा अरब प्रदेश आ जाता है और ये पूरा सेंट्रल एशिया हो जाता है, मध्य एशिया का देश, ठीक है। इधर ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट है, अफ्रीका कॉन्टिनेंट, अफ्रीका महाद्वीप। अच्छा 1400-1500 ईस्वी में बड़े बड़े जहाज़ों की और दिशा सूचक के अंतर्गत, मतलब नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट जो
दिशा सूचक के अंदर बोला जाता है, ये सब के आविष्कार किया गया था। तो अफ्रीका के ऊपर ये यूरोपियन कंट्रीज है, जितने भी इटली, पोर्तुगल, जर्मनी, स्पेन, पोलैंड, आयरलैंड, ये सब देश हैं, ये यूरोपियन कंट्रीज में आते हैं। और इसके ऊपर है इंग्लैंड, ब्रिटेन, छोटा सा देश है, इसके ऊपर है, ठीक है। तो यहाँ से क्या हुआ, इधर आपका ऑटोमन एम्पायर था जो भारत से व्यापार करने नहीं दे रहा था, है ना। तो ज़रूरत क्या महसूस हुई, दूसरे मार्गों की खोज करने की। तो भारत का दूसरा मार्ग खोज करने के लिए सबसे पहले कौन निकले, पोर्तुगल का एक यात्री था वास्को डी गामा, ठीक है, 170 लोगों के साथ निकला था। अब सबसे पहले उसको सफलता कहाँ मिली थी, यहाँ पे पायरेट्स बोला था, समुद्री लुटेरे, वो भारतीय व्यापारी का जहाज लूट लेता है ना, भारतीय व्यापारी का जहाज लूटता है और जाके पोर्तुगल में राजा को उसका सामान भेज देता है, जिसमें काली मिर्च वगैरह भी रहते हैं, मसाले रहते हैं ना। उसी में एक बॉक्स में एक मैप दिखता है, ठीक है, वो मैप रफ मैप बने रहता है, जिसका इंडिया और अफ्रीका का दर्शाता है। तो कहीं ना कहीं उन लोगों को लगता है कि काली मिर्च है, और ये लोग भी ये आसपास के नहीं दिख रहे हैं, अफ्रीका के लोग नहीं दिख रहे, अफ्रीका के लोग ज़्यादातर सब काले रहते थे, तो ऐसे कोई दिख नहीं रहा है। तो हो सकता है कहीं ना कहीं लोग, तो जो देश हम लोग खोज कर रहे हैं ना, भारत जिसको सोने की चिड़िया बोली जाती है, वो होंगे। तो यहाँ से फिर पुर्तगाल को भेजा जाता है, यहाँ तक पहुँचता है, यहाँ पे इसको कुछ भारत से आए हुए व्यापारी मिलते हैं, ये इसको ईस्ट बंदरगाह में मिलंदी बंदरगाह बोला जाता है, यहाँ तक ले जाते हैं। फिर ये यहाँ से केरल में कौन सी जगह पहुँचता है, कालीकट, ठीक है, कालीकट या कोच्चिकोड बोला जाता है, कैलीकट, कोच्चिकोड या कालीकट। तो वहाँ राजा जमोरिन से मिलता है वो, तो उसको जो सामान देता है, मसाले बेचता है, उस मसाले के बदले वास्को डी गामा उसको सोने का सिक्का देता है। वापसी में जब वहाँ ले जाकर उसको बेचता है तो 200 गुना उसको प्रॉफिट होता है। अगर 1 रुपये का सामान लाया तो उसको 200 रुपये प्रॉफिट होगा, ठीक है। तो इस तरीके से 100 साल तक कम से कम पुर्तगाल ही भारत में शासन किया। उसके अलावा किसी को जानकारी नहीं थी कि भारत तक पहुँचने का कोई और मार्ग भी है। तो समुद्री मार्ग की खोज 1498 में किसने की, वास्को डी गामा ने। उसके 1600 में पहला एक ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी बनता है ना, वो अंग्रेज ही थे, समझ लीजिए, अंग्रेज भी भारत में आए, इधर फैक्ट्री स्थापित की, इधर फैक्ट्री स्थापित किए अलग अलग जगह में। उसी में फिर बंगाल में एक शासक हुआ था, कौन, मुर्शिद कुली खान, ठीक है। उसी के आगे एक वोडियार वंश में बताया था जो मशहूर, एक बंगाल में, बंगाल में आपका कौन था, प्लासी का युद्ध के माध्यम से सिराजुद्दौला को हराते हैं, ठीक है। 1797 पहला युद्ध होता है, उसके बक्सर का युद्ध होता है। तो इस तरीके से ये बंगाल कब्जे में ले लिया जाता है, ठीक है। उसके बाद मैसूर में आते हैं हैदर अली, वोडियार वंश की स्थापना किया था, कौन, वेंकट द्वितीय के शासन काल में वोडियार वंश की स्थापना हुई जाती है। उस वोडियार वंश का ही एक सैनिक रहता है हैदर अली, जो धीरे धीरे पद ऊंचा होते जाता है उसका, और एक टाइम में क्या वोडियार वंश को हटाकर खुद शासन कर लेता है। तो उसका राज्य मैसूर रहता है। अंग्रेज बाद में 4 युद्ध होता है हमला मैसूर। एक मोबाइल नंबर से याद किए थे 67 80 90 99, 67 80 90 99। तो पहला युद्ध होता है 1767, दूसरा होता है 1780, तीसरा होता है 1790 और चौथा होता है 1799। तो 1799 में टीपू सुल्तान की मृत्यु हो जाती है, और टीपू सुल्तान की मृत्यु के बाद वोडियार वंश का एक शासक रहता है, एक बच्चा रहता है, उसको कठपुतली शासक के रूप में वहाँ बैठा देते हैं। मतलब राज नाम का बस वो राजा है, बाकी कंट्रोल पूरा का पूरा अंग्रेजों का था। तो इस तरीके से मैसूर राज्य कब्जे में आ जाता है, ठीक है। इसके बाद तीसरा फिर पंजाब में लोग का नज़र पड़ता है। तो पंजाब में भी बताया, पंजाब में आंग्ल सिख युद्ध, 2 आंग्ल सिख युद्ध होता है, पहला 1845 से 46 चलता है और दूसरा 1849 में। इस तरीके से फिर पंजाब भी कब्जे में आता है। तो ये 3 बड़े बड़े एरिया अंग्रेजों के कब्जे में आ गए, ठीक, यहाँ तक देखें। अब इसके बाद 2 टॉपिक ऐसे हैं जो बाकी हर कोई बच्चा नहीं करता। एक तो धर्म सुधार आंदोलन, है ना, और दूसरा जो गवर्नर जनरल है, गवर्नर जनरल जैसे अब यहाँ जीते तो है, कौन शासन करेगा, तो एक कंपनी के माध्यम, जो इंग्लैंड हम लोग पढ़ रहे हैं, अंग्रेज थे, वो अंग्रेज कोई राज्य के रूप में शासन नहीं कर रहे थे, एक कंपनी थी, ईस्ट इंडिया कंपनी। तो ये जितने क्षेत्र जीते हैं उसको प्रशासन चलाने के लिए इन लोग गवर्नर जनरल की नियुक्ति किए, ठीक है, गवर्नर जनरल की नियुक्ति किए। इसके बारे में हम लोग को पढ़ना चाहिए कि गवर्नर जनरल का लाइन से हम लोग नाम याद करेंगे और हम लोग क्या काम किए। तो ये क्या हर कोई स्किप कर देता है, थोड़ा सा डिफिकल्ट लगता है, थोड़ा सा बोरिंग एरिया है, इसका हम लोग स्किप कर देते हैं। लेकिन मैं बोला कि जो बाकी लोग भी पढ़ रहे हैं वही आप लोग पढ़ोगे, तो जितना बाकी लोग का मार्क्स आएगा उतना आपका मार्क्स आएगा, तो थोड़ा सा एडिशनल पढ़ना पड़ेगा। तो धर्म सुधार आंदोलन और ये जो गवर्नर जनरल है, ये आपको मैं एक्स्ट्रा बताऊंगा, ठीक है। एक एक चीज़ इसमें याद करेंगे, तो भले टॉपिक बोर रहेगा लेकिन गोल नहीं मानना है, ठीक है। तो आज का क्लास यहीं पे समाप्त। किसी को कोई समस्या तो बताइए। रणजीत सिंह के 2 मंत्री का नाम है, एक वित्त मंत्री था, फाइनेंस मिनिस्टर, और एक था विदेश मंत्री, फॉरेन मिनिस्टर। फॉरेन मिनिस्टर का नाम फकीर अजीजुद्दीन, ठीक है, फकीर अजीजुद्दीन। फाइनेंस का फाइनेंस मिनिस्टर था दीनानाथ,